नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बेहद गहरी और रोचक चर्चा करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज हम अयोध्या के राम मंदिर को अलग-अलग नज़रियों से समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इसका इतिहास हो, इसकी शानदार वास्तुकला हो, शहर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर हो या फिर इसके सामाजिक और राजनीतिक मायने। ये एक ऐसा विषय है जो अपने आप में सदियों के इतिहास और आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े बदलाव को समेटे हुए है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम कुछ अहम पहलुओं को क्रम से कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसकी ऐतिहासिक यात्रा से, फिर इसकी वास्तुकला और भव्य निर्माण को देखेंगे। उसके बाद अयोध्या में आए आर्थिक पुनरुत्थान पर बात करेंगे, इसके राजनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण को समझेंगे और अंत में मंदिर दर्शन और प्रमुख अनुष्ठानों की प्रक्रिया पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी ऐतिहासिक यात्रा से, एक ऐसा सफर जो सदियों पुराने विवाद से शुरू होकर एक बड़े समाधान तक पहुंचा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये कहानी काफी लंबी और जटिल है। 1528 में बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर 1992 में उसके विध्वंस तक हालात काफी चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में 2.77 एकड़ की वो विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी गई। इसके बाद 2020 में नींव रखी गई और फिर 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा समारोह संपन्न हुआ। इस कानूनी समाधान का आधार क्या था? दरअसल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने वहां खुदाई की थी, जिसके नतीजे बेहद अहम साबित हुए। ASI के पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख के मोहम्मद की ही शब्दों में कहें तो खुदाई में वहां एक गैर इस्लामिक संरचना होने के बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण मिले थे। इसी बात ने आगे के कानूनी फैसले की नींव रखी। चलिए अब इतिहास से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला और इसके भव्य निर्माण की, जो कि नागर शैली की एक शानदार मिसाल है। अब ये नागर शैली असल में है क्या? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक बहुत ही क्लासिक शैली है। इस शैली की सबसे बड़ी पहचान है इसकी ऊंचाई की तरफ उठती हुई बनावट, घुमावदार शिखर और कई सारे मंडप। ये आधुनिक चमक-दमक का सहारा नहीं लेती, बल्कि अपनी पारंपरिक समरूपता से लोगों को आकर्षित करती है। इसकी बनावट की कुछ बातें सच में हैरान करने वाली हैं। 61 फीट यानी करीब 49 मीटर्स ऊंचा ये पूरा का पूरा ढांचा मुख्य रूप से बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बना है। और सबसे दिलचस्प बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे या स्टील का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को फंसाकर जोड़ने की ये प्राचीन तकनीक ही इसकी लंबी उम्र की गारंटी है। इसके अलावा इसमें 5 अलग-अलग मंडप हैं और ये सब 14 मीटर मोटी एक ऐसी नींव पर टिका है जिसे बिल्कुल किसी असली चट्टान की तरह मजबूत बनाया गया है। एक और खास बात यह है कि प्राचीन शिल्पकला के साथ-साथ यहाँ प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 70 एकड़ के इस विशाल परिसर का 70% हिस्सा बिल्कुल हरा भरा छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जल संरक्षण और सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल्स का भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। अब एक बिल्कुल अलग पहलू पर नजर डालते हैं, अयोध्या का आर्थिक पुनरुज्जागरण। आस्था का ये केंद्र शहर की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है? इस बदलाव को समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। उद्घाटन के ठीक 1 महीने बाद ही हर दिन लगभग 1,50,000 तीर्थयात्री वहां पहुंचने लगे। सच में ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसी ने वहां एक विशाल आर्थिक लहर पैदा कर दी है। जाहिर है, जब इतनी भारी तादाद में लोग आएंगे तो शहर का बुनियादी ढांचा तो बदलेगा ही। परिवहन के मोर्चे पर नए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खुलने और सड़कों के विकास से कनेक्टिविटी एकदम से बढ़ गई है। इसके असर से रियल एस्टेट सेक्टर में भारी उछाल आया है, संपत्तियों के दाम तेजी से बढ़े हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। आइए अब बात करते हैं इसके राजनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण की। अलग-अलग मंचों पर इस घटना को किस तरह देखा और बताया जा रहा है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स और नैरेटिव को करीब से देखें तो 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। घरेलू स्तर पर ज्यादातर इसे एक सांस्कृतिक पुनरुज्जागरण, ऐतिहासिक न्याय की बहाली और एक नए और समृद्ध राम राज्य की शुरुआत के रूप में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो वहां इसे अक्सर हिंदू राष्ट्रवाद की एक राजनीतिक जीत के तौर पर रिपोर्ट किया जाता है, जहां उनका मानना है कि धर्म और राजनीति के बीच का अंतर अब धुंधला हो गया है। ये दोनों नजरिए इस विषय की जटिलता को बखूबी दर्शाते हैं। अब इतने संवेदनशील और हाई प्रोफाइल स्थान को संभालना कोई आसान काम तो है नहीं। इस पूरे परिसर का प्रशासन एक स्वतंत्र ट्रस्ट के हाथों में है। हालांकि बड़े स्तर पर होने वाले प्रबंधन में अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। हाल ही में दान कुप्रबंधन की जांच के चलते साल 2026 में इस ट्रस्ट के नेतृत्व में कुछ बदलाव भी किए गए, ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे। चलिए अब उस अनुभव की बात करते हैं जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यानी मंदिर दर्शन और वहां के प्रमुख अनुष्ठान। लाखों दर्शनार्थियों के लिए वहां का हर दिन एक बेहद सख्त और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत चलता है। इस सफर की शुरुआत एकदम सुबह की शांत मंगला आरती से होती है, जहां पहली बार दर्शन का लाभ मिलता है। इसके बाद गर्भगृह में तुलसी अर्चना की जाती है और फिर भगवान को पवित्र फल और मिठाइयाँ चढ़ाकर भोग समर्पण किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव देती है। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए प्रबंधन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे पारंपरिक कपड़े पहनने की काफी सलाह दी जाती है और चमड़े से बनी कोई भी चीज अंदर ले जाना सख्त मना है। प्रवेश से पहले ही सभी के मोबाइल फोन जमा कर लिए जाते हैं। वहीं सुविधाओं की बात करें तो 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक बड़ा सुविधा केंद्र बनाया गया है। साथ ही बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए रैंप और आपातकालीन चिकित्सा जैसी सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इस पूरी परियोजना में एक और बड़ा मील का पत्थर 25 नवंबर 2025 को आया, जब मंदिर परिसर के पूरी तरह से बनकर तैयार होने की आधिकारिक घोषणा के रूप में एक 22 फुट ऊंचा धार्मिक ध्वज फहराया गया। इस ध्वज आरोहण ने निर्माण के इस लंबे सफर के पूरा होने का स्पष्ट संकेत दिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हम सबके सामने आता है। जैसे जैसे अयोध्या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, तो वो अपने एक जटिल और ध्रुवीकृत इतिहास, अपनी तेजी से बढ़ती हुई आधुनिक अर्थव्यवस्था और प्राचीन परंपराओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में अयोध्या के भविष्य की असली दिशा तय करेगा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।